हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स ब्रेक इट। मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पेपर 1 हम हिंदी में पढ़ते हैं और अभी हमारी क्लास चल रही है एग्जाम को लेकर। हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है और हम जो है एक डे एक यूनिट लेकर जो है चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो है कम्युनिकेशन कंप्लीट किया है विद इन 35 to 40 मिनट्स के अंतर्गत। तो जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखे। और आज है हमारा #2 यानी कि #2nd डे, यानी कि अभी जो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, कल फर्स्ट डे था और आज है हमारा सेकंड डे। और सेकंड डे पर हम करने वाले हैं आईसीटी। ठीक है, ये भी 1 कंप्लीट मैराथन क्लास होगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपको ऐड ऑन करना चाहूंगी, अभी स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि आईसीटी थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ी ज्यादा चीजें हैं इसके अंतर्गत जो हमें करनी है और मोस्टली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी है। तो मैं कोशिश करूंगी कि 30 to 40 मिनट्स के अंतर्गत जितना कवर हो सकता है मैं कवर कराने की कोशिश करूँ और कोशिश ये करूँ कि पूरा कवर हो जाए। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आज ही आप लोगों को या फिर कल मॉर्निंग के अंदर जो है इसकी सेकेंड वीडियो भी मिल जाएगी, पार्ट 2, यानी कि आईसीटी इन हिंदी पार्ट 2 जो है आपको मिल जाएगा, जिसमें बचा हुआ चीज है वो भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। तो वो भी जरूर देख लीजिएगा साथ में, क्योंकि अगर मैं एक साथ 1 घंटे की क्लास कर दूंगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है इतना लोड नहीं उठा पाता है। एक साथ नहीं काम मेरे को लिए मुश्किल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल इतना ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास सपोर्ट का। तो जो भी है यही है। ठीक है, तो मैं एक यही कोशिश कर सकती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं क्या करूँ कि उसको 2 हिस्सों में मैं बना दूं, 2 पार्ट्स में बना दूं। तो पार्ट 1 अभी हम देख रहे हैं और पार्ट 2 आपको कुछ समय बाद आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड में। ठीक है, तो ये मेरे को कहना था। कोशिश मैं यही करूंगी कि कंप्लीट हो जाए। तो हम आईसीटी करने वाले हैं फटाफट से। जो लोग भी क्लास में हैं इस वक्त, 1 2 4 जितने भी लोग हैं आप लोग, वो क्या करेंगे, फटाफट से एक शेयर जरूर हर एक बंदा करेगा और एक शेयर करेगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करके जाइएगा दोस्तों। और अगर कोई कमी लगती है, कोई लगता है आपको मैम ये चीज होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, उस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे या फिर उस पर भी मैं अपना जो है काम करने की कोशिश करूंगी। चलिए, तो फटाफट से शेयर कर दीजिए दोस्तों। फिर हम करते हैं स्टार्ट हमारा आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म है ये आईसीटी की, पता होनी चाहिए आपको। फटाफट से शेयर कर दीजिए। 10 सेकेंड और रुकते हैं हम, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। फटाफट से सब लोग आ जाइए, शेयर कर दीजिए। आई होप आपको लास्ट क्लास अच्छी लगी होगी, उसका फीडबैक जरूर देना अपना। काफी सारे मैसेजेस आए हैं और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को पसंद आ रही है। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं, लेकिन गाइस इसमें मेहनत है। ये जो इतना भी ये कंपाइलिंग में सब चीजों में मेहनत लग रही है, तो प्लीज उस मेहनत को वेस्ट मत होने दीजिएगा। मेरा जो बूस्टिंग है ना, जो आप बूस्ट कर रहे हैं मुझे, देखो जैसे ही ना ले डाउन होता है ना, बूस्टिंग खत्म होती है। जैसे आप लोगों की तरफ से मुझे वो दिखता नहीं कि आप लोग इतने ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से, आप लोगों को जरूरत है इस चीज की, तब मुझे मजा नहीं आता है करने में। लेकिन अगर आप लोग क्या करेंगे, उस चीज को दिखाएंगे, मुझे सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे, वीडियो को अच्छा पसंद करेंगे आप लोग, तो मन करता है कि और ज्यादा करने के। ठीक है, और किसी ने मुझे बोला है हायर एजुकेशन कराने के लिए, नाम तो मुझे सॉरी याद नहीं है अभी, वेरी सॉरी, पर हायर एजुकेशन बोला है। तो हायर एजुकेशन दोस्त, देखो दोस्त, हमने अभी तक किया नहीं है फ्रेंड। तो मैं सिर्फ पहले उन चीजों को टारगेट कर रही हूँ जो हम ऑलरेडी कर आए हैं लास्ट क्लासेस में। उनको हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्साइज में हम छोटा करके ना एक क्लास में रिवीजन के जैसा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका टारगेट दिसंबर वाला है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि हायर एजुकेशन आपको आफ्टर एग्जाम कंप्लीट करा सकूं। नहीं तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि अभी एग्जाम से पहले आपके लिए उसमें से की पॉइंट्स कुछ अच्छे वो मैं आपको करा दूंगी। सारा मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन कुछ तो मैं कर ही लूंगी। चलिए, आई होप आपने शेयर कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। वंस अगेन हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर क्लास। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग अभी जुड़े हैं ये उनके लिए था। चलिए, तो सबसे पहले कंप्यूटर है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं भाई कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक विद्युत चलित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है ना, सब जानते हैं, छोटी सी बात है। अंग्रेजी शब्द है, कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना। ठीक है, गणना कुछ ऐसा करके हिंदी में भी नाम है इसका, संगणक करके, है ना। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं ना। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप, इफ आई एम रॉन्ग, तो आप लोग मुझे अपने कमेंट में करेक्ट बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है, ये रहा लिखा भी हुआ है, गणक यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, संगणक या गणक यंत्र। ठीक है, कंप्यूटर कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है, आप सभी जानते हैं। ये तो रही बहुत बेसिक बात जो सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये हिस्ट्री देखो, मैंने इसको इंग्लिश में रखा है, आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, क्योंकि नाम है, ये नाम आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। चार्ल्स बाबेज नाम है तो चार्ल्स बाबेज ही आएगा, हिंदी में भी वैसे ही लिखा होगा। तो इसको इसलिए मैंने इंग्लिश में ही रखा है। सिर्फ ये वाला पेज आपको ज्यादा इंग्लिश में मिलेगा और आगे मेरे ख्याल से नहीं है।
तो ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है कि फर्स्ट एवर कंप्यूटर कौन सा था, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके मतलब 2 मार्क्स तो पक्के समझ के चलो कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर पूछ लेगा हिस्ट्री से, ठीक है। 99.9% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं और शुरुआत कर लेते हैं अपनी जो है तोड़ देंगे वाली क्लास की। और हम जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बूस्ट किया था वैसे ही मैं भी कहूंगी कि ये भी हम अच्छे से करेंगे और जो है अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। आई होप आप लोगों ने कम्युनिकेशन की रिवीजन जो हमने लगाई थी उसके बाद आफ्टर दैट आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा। और अगर आपको उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लगी, कुछ अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताइएगा। उसको जानने के बाद मुझे और अच्छा फील होगा कि हाँ भाई कुछ तो इससे फर्क पड़ रहा है और आगे करने में मुझे जो है एक जो बोलते हैं ना प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ भाई मुझे करना चाहिए क्योंकि आप लोगों के काम में आ रहा है। और वरना तो मेरा जो बूस्टिंग लेवल है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, ठीक है। चलिए तो बताइएगा आप लोगों ने रिवीजन के बाद प्रैक्टिस सेट लगाया या नहीं लगाया। चलिए फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट एवर कैलकुलेटिंग डिवाइस, नाम पे ध्यान दीजिएगा, मैं उसको हाईलाइट करती हुई चलती हूँ। एक काम करती हूँ मैं हाईलाइट करती हूँ, ठीक है ना, हाईलाइट करती हुई चलती हूँ। और ये लीजिए अभी इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये ले लिया मैंने हाइलाइटर। क्या है फर्स्ट एवर कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस की बात कर रहा है भाई। कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑल्सो कॉल्ड क्या है, एंशिएंट मेमोरी रिकॉर्डर, रिकॉर्ड डिवाइस भी बोला जाता है। कौन है इसके फादर, तो ये है टेलीस्टिक, सॉरी कौन सी डिवाइस थी ये, कैलकुलेटिंग डिवाइस टेलीस्टिक्स, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बाबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, फादर किसे कहा जा रहा है भाई, तो चार्ल्स बाबेज को कहा जा रहा है, याद रखना है। इन 1822 1822 डिफरेंस इंजन एंड, और 1834 में इन्होंने क्या बनाया, एनालिसिस एनालिटिकल इंजन इन्वेंटेड बाय हिम। इन्होंने जो है इनको फादर, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है तो चार्ल्स बाबेज है, ठीक है। इन्होंने दो इन्वेंशन किए हैं, एक 1822 में और दूसरा 1834 में। 1822 में क्या किया इन्होंने, डिफरेंस इंजन बनाए, उसके इंजन बनाया और उस इंजन, ये कंप्यूटर का ही नाम है भाई, ठीक है, मशीन का नाम है एक तरीके से। एनालाइज एनालिटिकल इंजन भी जो है इन्होंने इन्वेंट किया 1834 में। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, अब अगर ये पूछता है आपसे कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है तो कौन है भाई, एलन ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग, ठीक है, एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है, इसको जोड़ लेना आपस में, ठीक है, एलन ट्यूरिंग। अगला है पंच कार्ड्स, पंच कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पंच कार्ड्स के बारे में आपको इसका समय भी याद रखना है। 1890 में इन्वेंट हुआ और किसने किया है, हरमन, हाँ हरमन हॉलरिथ ने, हरमन हॉलरिथ याद कर लीजिए पंच कार्ड के बारे में क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ आपको, ठीक है। पंच कार्ड कब इन्वेंट हुए, 1890 में। किसने इन्वेंट किया, तो हरमन हॉलरिथ ने। चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट एवर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फर्स्ट कौन सा था आपका, मार्क 1, ठीक है, ये नाम है इसका मार्क 1। इसके अलावा इसे IBM ASCC भी कहा जाता है, ये भी नाम आपका इसको याद रखना है। मार्क 1 दिखे तो आपको इसके साथ चले जाना है, और अगर IBM ASCC दिखे तो भी। फादर कौन था इसका, ये हार्डवर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको हाईलाइट नहीं करूंगी, बस इलेक्ट्रॉनिक, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, मार्क 1, ठीक है। अगला आता है, अब बात देखो आगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ही है लेकिन जर्नल पर्पस के लिए जो आया वो कौन सा कंप्यूटर था, तो वो था आईनेक, ठीक है। आईनेक क्या है, आईनेक, या फिर इसको ईनेक पे भी पढ़ सकते हो, पढ़ने आपके डिपेंड करता है, इनेक, ठीक है, इनेक या आईनेक जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इन्वेंट, ठीक है। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए इसकी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्टार बना लो भाई, ठीक है, स्टार बना लो, ये बड़ा अजीब सा स्टार बना है, आप खुद ही बना लेना भैया क्योंकि हाईलाइटर से मैं स्टार बनाने जा रही हूँ, ठीक है ना। पर्पस, जनरल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर है वो कौन सा था, आईनेक था, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। दोनों में डिफरेंस याद रखना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछे तो मार्क 1, अगर जनरल पर्पस के लिए पूछे तो कौन क्या है, आईनेक है। और इसके फादर कौन है, तो जॉन इकट इसके फादर है। किसने इन्वेंट किया, तो जॉन इकट और डब्ल्यू मॉचले, ठीक है, जॉन इकट और डब्ल्यू मॉचले। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, कमर्शियल कंप्यूटर जो आया फर्स्ट कौन सा था, वो था यूनिवैक, कौन सा था, यूनिवैक, किस, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग, सॉरी कैलकुलेटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है, यूनी से UNI से यूनी बन गया, ठीक है।
और यूनिवैक वैक तक, वी तक, ठीक है। यूनिवर्सल जैसा होता है ना, तो वी तक वही है, फिर ए से ऑटोमेटिक और सी से कैलकुलेटर। आई होप ये 7 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। एक बार से दोबारा रिवाइज जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका कंप्यूटर की जो है पीढ़ियां, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे अच्छे से मतलब इसको हम समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कि आज की एक क्लास में एक मतलब एक क्लास के अंदर पार्ट 1 में पूरा ना हो, लेकिन मैंने इसलिए बोला कि पार्ट 2 में आपको इसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा, जो है पार्ट 2 इसका, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की पीढ़ी यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 5 जनरेशन मानी जाती है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, तृतीय, चौथी और पांचवी, ठीक है। 5 पीढ़ियां मानी जाती है। इसका समय आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। और मेन इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर जो है क्या याद रखना है कि इसमें क्या चीजें यूज की जा रही थी, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन बनता है कि क्या चीजें यहाँ पर यूज की जा रही थी, वहां से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी कब का है आपका? 1945 से 1956 तक का। सन 1946 में पेनिनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, भाई खुद पढ़ लेना, विश्वविद्यालय का नाम है, एक प्रोफेसर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इकट और जॉन ने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया। इसमें क्या यूज हुआ, ये आ गया आपके मतलब वाली लाइन, ये है इसमें क्या यूज हुआ है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया है। किसका यूज किया गया है? वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया है भाई, ठीक है। फर्स्ट जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज किया गया है? वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स आपको याद रखनी है। आगे इस मशीन का नाम क्या क्या था, मतलब आप कौन कौन से इसके एग्जाम्पल लेंगे अगर, तो कौन कौन से आते हैं इसके एग्जाम्पल में? तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं आपके आईनेक जो हमने अभी पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये रखा गया इसका नाम, ठीक है। फर्स्ट यूनिवैक यानी कि सॉरी हाँ आईनेक, सॉरी आईनेक जो है हमारा वो कौन सा था? फर्स्ट जनरेशन में आता है, याद रखना है आपको। इसमें क्या यूज किया गया था? क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब आपको पता है ना, अभी याद करा देती हूँ इसे। फर्स्ट जनरेशन में देखो, 3 इडियट हम मूवी देखते हैं, 3 इडियट में जो है 3 इडियट कब की बनाई गई? थोड़े पहले जमाने की बनाई गई है ना। उसमें जब लास्ट सीन के अंतर्गत जब जो करीना कपूर की सिस्टर होती है, उसको जब वो प्रेग्नेंट होती है और उसका डिलीवरी होने वाली होती है, तो उसी वैक्यूम का यूज करता है वो। उस वक्त पे ऐसी कोई मशीन नहीं थी, इसलिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जा रहा था। तो ऐसे याद कर लेना, कनेक्ट करके, कनेक्ट कर याद रहेगा, इसलिए बता रही हूँ, लास्ट मोमेंट पे ऐसे याद रहता है, ठीक है। तो क्या है, उस टाइम पे भी कोई और चीज नहीं थी, तो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था इसके लिए। यह बहुत बड़े और महंगे होते थे, याद रखना है। इसकी विशेषताओं में पूछा जा सकता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अंतर्गत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। वैसे थोड़ा कम चांसेस है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए, ठीक है। मैं बड़े होते थे, महंगे होते थे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये जो है यहाँ पर ये दिख रही है आपको, ये पिक्चर दिख रही है, पिक्चर से आप समझ लीजिए। इसको चलाने के लिए बहुत सारे विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। पंच कार्ड का प्रयोग, पंच कार्ड का प्रयोग इंपॉर्टेंट, पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा पंच कार्ड। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था, सेकेंड चीज, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप का प्रयोग होता था। मशीन जो है मशीनी भाषा, मशीन भाषा का प्रयोग होता था। मशीन, अभी जब हम जनरेशन ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिया, यूनिवैक, एडवैक और IBM 650। दूसरी जनरेशन पर आ जाइए, सेकंड नंबर की जनरेशन। पहली आपको याद हो गई, पहली में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हो रहा था, ठीक है। 3 इडियट्स को याद करना, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हो रहा था, मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय वाले में भी मशीनी भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। दोनों में, प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी में मशीनी भाषा का ही प्रयोग हो रहा था। पहली चीज तो आप दोनों के लिए यही याद कर लो। दूसरी चीज क्या है इसमें? दूसरी चीज हमने क्या देखी? पंच कार्ड्स का प्रयोग किया जा रहा था, मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का यूज किया जाता है। 4 चीजें आपको छोड़नी नहीं है। अगले आ गए हम द्वितीय पीढ़ी पर, इसका समय है 56 से 63 तक का। इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर अब यहाँ पर चेंज करके क्या लगा दिए गए? ट्रांजिस्टर्स लगा दिए गए, ठीक है ना। सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत ट्रांजिस्टर्स लगा दिए गए। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स लगा दिए गए, ठीक है। जिसके पास शुरू मशीन का क्या था ये भाई, उपयोग किया गया, जिसके पास, अरे छोड़ो ये, बस फर्स्ट लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर्स लगा दिए गए। यह कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्ष यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी इसमें बहुत ज्यादा थी, अधिक विश्वसनीय था पहले वाले से। देखो, जब भी कोई चीज इन्वेंट होती है, उसके बाद जब इन्वेंशन और होते हैं, तो वो क्या होता जाता है? अधिक विश्वसनीय होता जाता है, ज्यादा उसकी एनर्जी लेवल बढ़ता है, सब चीजें जो है एडवांस होती जाती है ना। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, एडवांस होते हैं ना। पहले क्या होता था? क्या पहले इस तरीके के इतने बड़े फोन और इस तरीके का चीजें आती थी? नहीं होता था भाई। पहले कैसे फोन आते थे? कीपैड वाले इस तरीके के, फिर धीरे 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 डेवलपमेंट हुई और आज हम जो है एक स्मार्टफोन यूज करते हैं, है ना। उससे भी ज्यादा आईफोन वगैरह पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो ये
तो ऐसे ऐसे ही फर्स्ट पीढ़ी में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखी थी, सेकंड पीढ़ी में उसको डेवलप किया गया। कंप्यूटर में मशीन भाषा के स्थान पर, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पर क्या था, मशीनी भाषा। सेकंड में प्रोग्रामिंग के स्थान पर प्रोग्रामिंग के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। भाई सॉरी माफी चाहूंगी, मैंने दो अभी बोला था आपको कि पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन में मशीनी भाषा, असेंबली भी मशीनी भाषा का ही एक मतलब मशीनी भाषा और असेंबली भाषा ये दोनों निम्न स्तर की भाषा आती है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मशीनी भाषा का पहली वाली पीढ़ी में, दूसरी वाली पीढ़ी में असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया, याद रखिएगा। मैग्नेटिक कोर को प्राइमरी मेमोरी व मैग्नेटिक टेप डिस्क का प्रयोग सेकेंडरी मेमोरी के लिए प्रयोग किया गया, याद रखेंगे आप इस चीज को। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं, इस समय कौन कौन से थे, फोर्टन और कोबोल भाषा, फोर्टन और कोबुल, ठीक है, याद रखेंगे। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, आविष्कार हुआ था। एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें तो आईबीएम 1620 और आईबीएम 1794, याद रखेंगे। पहली पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स, सॉरी पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भाषा की अगर हम बात करें तो मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, ठीक है। चलिए तीसरी पीढ़ी पर आ जाइए, तीसरी पीढ़ी थोड़ी डेवलप हुई और, ठीक है, क्योंकि इसका समय भी देखिए 64 से 71 तक का है, तो थोड़ी और डेवलप हो गई है। इसमें क्या होने लगा, आईसी का प्रयोग, आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा। भाई सर देखो मैंने यहाँ पे पिक्चर रखी है, दिस ये है इंटीग्रेटेड सर्किट, आपके यहाँ ध्यान दीजिएगा, थर्ड जनरेशन में का प्रयोग होने लगा, जिसका निर्माण किसने किया था, किल्बे ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा था जनरेशन 3 में, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, बताते जाइए और थंब दिखाइए अपना अगर क्लियर हो रहा है भाई, या बोलिए कुछ तो, ठीक है कि हाँ भाई क्लियर हो रहा है। इसके बाद इसमें वैज्ञानिकों बहुत फास्ट नहीं हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है तो बताइए, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगी। ठीक है, इसमें वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर के एकाधिक घटकों को एक एकल चिप पर समाहित किया गया। क्या करा गया, एक एकल चिप पर। अब जैसे पहले हो रहा था पंच कार्ड्स का और इन चीजों का यूज, अब उसको छोड़कर क्या होने लग गया, एक एकल चिप का प्रयोग होने लग गया। चिप चिप नहीं चिप सॉरी, ठीक है, चिप का प्रयोग होने लग गया। इसमें जो है सेमीकंडक्टर का प्रयोग होने लग गया, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। कंप्यूटर आकार में क्या हो गए, छोटे हो गए। पहले हमने देखा ना पूरे एक रूम में आ जाए इतने बड़े हो रहे थे, लेकिन अब इसकी जो आकार है वो कैसा हो गया, तो आकार अब छोटा हो गया। ठीक है, और जबकि गति और तीव्रता क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है ना, बढ़ गई। इसके अंतर्गत हाई लेवल भाषा जैसे फोर्टन, पहले वाली भाषा में निम्न स्तर की भाषा यूज हो रही थी, जिसमें मशीनी भाषा पहली में और असेंबली भाषा दूसरी में, लेकिन अब तीसरी जनरेशन आ गई तो यहाँ पर क्या हो गई, हाई लेवल की लैंग्वेज आ गई। ठीक है, फोर्टन 2 to 4 बेसिक लैंग्वेज, पास्कल आ गई आपकी, एल्गोल आ गई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जांपल में अगर हम देखें तो पीओपी यानी पॉप पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग और आईबीएम 360 आ गया जो आपका थर्ड जनरेशन में। चौथी जनरेशन की बात करें तो 1971 से वर्तमान तक ये अभी तक चल रहा है। इसमें क्या होने लगा है, VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का यूज होने लग गया। ठीक है, पहली जनरेशन में फिर से रिवाइज करते चलिए साथ में, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन में आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, और अब चौथी जनरेशन आई है तो भैया और कुछ बड़ा होगा ना, तो इसलिए बड़ा उन्हीं इंटीग्रेटेड सर्किट का, उन्हीं इंटीग्रेशन का यूज किया गया, लेकिन वेरी लार्ज स्केल पर, ठीक है, बड़े स्केल पर आविष्कार हुआ। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग होने लग गया, माइक्रो कंप्यूटर प्रस्तुत किए गए। उसके बाद 81 में आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर का पर्सनल कंप्यूटर जो है प्रस्तुत किए। ठीक है, जिसका उपयोग घर, कार्यालय और विद्यालयों में होने लगा, यानी कि चौथी जनरेशन में, क्योंकि यहाँ तो घर में आने लग गए ना कंप्यूटर, पहले नहीं हुआ करते थे। चौथी जनरेशन में कंप्यूटर में लैपटॉप का प्रयोग और पामटॉप का निर्माण भी हो गया भाई। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, सी और C++ भाषाएं आई, यानी कि चौथी जनरेशन, क्योंकि वर्तमान तक बता रहे ना 1971 से वर्तमान तक, तो भैया काफी एडवांस है, जो चीज हमारे आसपास अभी है वही है यहाँ पर। और अब आते हैं हम, ये है इसकी पिक्चर, तो आप यहाँ देख सकते हैं चौथी जनरेशन में किस तरीके के कंप्यूटर हुआ करते थे। अब आते हैं पांचवी पीढ़ी यानी कि पांचवी जनरेशन पर, वर्तमान से वर्तमान के उपरांत, यानी बाद तक, जो कि सबसे ज्यादा एडवांस है, जो कि अभी जिस पर काम चल रहा है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है ना, पूरी तरीके से डेवलप में नहीं कह सकते कि अभी हमारे सामने पूरी तरीके से है, इस पर काम जो है चल रहा है। इसमें जो है किस तरीके का यूज होने लग गया, तो इसमें ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज होने लग गया। फिर से याद करो एक बारी, मुझे लिखकर बताए अपने कमेंट में, पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, फटाफट से लिखकर बताइए। और ULSI में क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल जो है यूज होने लगे। वास्तविक जीवन के निकटतम कंप्यूटर है ये, कृत्रिम बुद्धि वाले, आर्टिफिशियल है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर प्रयोग होने लग गया। और भाषा कौन सी आ गई, जावा, .NET और पाइथन, जो कि अभी हम यूज करते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये देख लेना आप। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में रख दिया है, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन,
5th जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पर पिक्चर्स भी हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये पिक्चर्स हैं कौन कौन से कंप्यूटर आप क्या है। अब आते हैं हम किस पर, अपनी भाषा कंप्यूटर की भाषा पीढ़ियों पर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो तो फटाफट से अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, तो मैं उसको जो है कमेंट में ही आपके सॉल्व कर दूंगी, कि अगर कुछ ऐसा लगेगा मुझे कि हाँ यहीं पे बता देना चाहिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में उसको मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अब आते हैं कंप्यूटर की भाषा पीढ़ियों पर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। यहाँ पर लैंग्वेजेस थोड़ा मिसिंग है तो डाल लेना आप। क्या है भाई, प्रोग्रामिंग भाषा एक मशीन या कंप्यूटर से निर्देश को जोड़ने के लिए। अब देखो आपका कंप्यूटर आपके सामने, मेरे सामने इस वक्त मैं जो वीडियो बना रही हूँ, वीडियो जो हम कर रहे हैं, बातचीत जो कर रहे हैं, वो एक लैपटॉप के माध्यम से हो रही है। तो इसको मैंने कुछ इसको चलाने के लिए मुझे कुछ कोड्स की, कुछ भाषा की जरूरत है ना, तभी तो ये मैं समझ पाएगा कि भाई मैं क्या कह रही हूँ, मुझे पीपीटी बनानी है, मुझे ये करना है, मुझे ऑर्डर देना है, वो कैसे होगा। तो वो क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, डिजाइन की जाती है, जो कि कंप्यूटर के काम में आती है, ठीक है। चलते हैं भाषा के प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार के ऊपर, ठीक है। तो दो प्रकार की भाषा है, निम्न स्तरीय जो मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ, और एक उच्च स्तरीय। निम्न स्तरीय के अंतर्गत आती है आपकी कैसी, इसमें केवल संकेत को मशीन संकेत में बदलने के लिए किसी भी अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती। इसका उपयोग करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर के विषय में गहरी जानकारी होना आवश्यक है। इसमें त्रुटियों की संभावना अधिक होती है, क्योंकि पहले डेवलप हुई थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, अब धीरे धीरे जिस तरीके की अभी एडवांस आ रही है ना। इनके कार्यान्वयन की गति उच्च स्तरीय भाषा में तीव्र होती है। यह दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, मशीनी भाषा जो कि मैंने अभी आपको बताया, और असेंबली भाषा। अब जान लेते हैं क्या है मशीनी भाषा। तो मशीनी भाषा, यहाँ मशीन से अर्थ कंप्यूटर से है। कंप्यूटर सिर्फ अंकों के संकेतों अर्थात 1 से 0, 1 या फिर 0 की भाषा, जिसको हम बाइनरी कोड कहते हैं, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बाइनरी कोड भी कहा जाता है। तो यानी कि मशीनी भाषा में किसका प्रयोग किया जाता था, बाइनरी कोड का, 0 या फिर 1 को, यही समझता था ये, इसी के अकॉर्डिंग कोड थे। अतः कंप्यूटर को निर्देश भी बाइनरी कोड में ही दिए जाते थे। ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं, मशीनी भाषा। इसलिए इसे निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई और चीज है ही नहीं, और जो है अगर किसी को जानकारी नहीं है इसके बारे में कि क्या है, इसका कोड क्या है, तो वो इसको यूज नहीं कर सकता था, ठीक है। अगली आती है आपकी असेंबली भाषा। तो असेंबली भाषा में क्या है, कंप्यूटर हमारी साधारण भाषा नहीं समझता है, जाहिर सी बात है भाई, कैसे समझेगा, वो मशीन है। हमें एक, आजकल तो लोग भी नहीं समझते हैं, खैर, हमें एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है, जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है, उसका मशीन स्तरीय भाषा में अनुवाद करना होता है। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करने वाले अनुवादक को क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं, ठीक है। जो हमारी बात वहां तक कन्वर्ट करके पहुंचाए कि हाँ भाई हमें ये काम चाहिए इससे। असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी शब्दों के रूप में दिए जाते हैं, जैसे एनओबी है ना, एनओबी को नवंबर कर दिया, ए डबल डी को ऐड कर दिया, एसयूबी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस तरीके से कुछ एक बना लिए जाते हैं और वो दिए जाते हैं। मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा जो है, असेंबली भाषा को समझना ज्यादा सरल है, जाहिर सी बात है, नंबर्स को याद रखना मुश्किल हो जाता है, नाम याद रखना इजी रहते हैं ना, अल्फाबेटिक। तो ये है, तो दोनों याद रखना है। निम्न स्तर में हमने दो पढ़ी है, कौन कौन सी, मशीनी और आपकी असेंबली भाषा। अब आते हैं उच्च स्तरीय भाषा पर अपनी, है नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज पर। तो ये क्या थी भाई, तो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग को सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। जाहिर सी बात है भाई, एडवांस हो रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, तो क्या करते हैं, जब भी डेवलपमेंट होती है तो सुविधा को ध्यान में रखकर होती है। इसको आगे दो पीढ़ियों में विभाजित किया गया, कौन सी, पहली तीसरी पीढ़ी में, क्योंकि ये तो पहले ऑलरेडी हम देखा है, मशीनी भाषा एक पहली पीढ़ी में, असेंबली भाषा दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में आई आपकी उच्च स्तरीय भाषा शुरू हो गई, ठीक है। यह ऐसी पहली भाषाएं थी जिन्होंने प्रोग्रामर को मशीनी तथा असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने में से मुक्ति दिला दी। तृतीय पीढ़ी की भाषाएं मशीन पर आश्रित नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन के आर्किटेक्चर को समझने की जरूरत भी नहीं थी, इजी हो गया है ना। इसके अतिरिक्त प्रोग्राम पोर्टल हो गए। तृतीय पीढ़ी की कुछ अत्यधिक लोकप्रिय भाषा कौन कौन सी हुई, फॉर्टन, बेसिक, कोबुल, पास्कल, सी और C++। अब आप कहेंगे कि वहां पर तो हमने कुछ और पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन, तो देखो टाइम पीरियड अलग है, तो आप जनरेशन वाइज अलग रखना, यानी कि कंप्यूटर जनरेशन को अलग रखना और कंप्यूटर लैंग्वेज जनरेशन को अलग रखना, मिक्स करने की कोशिश मत करना, ठीक है, वरना हो जाएगा सारा कबाड़ा। चलिए आते हैं अगली पे, चौथी जनरेशन। चौथी जनरेशन में क्या हुआ, भाषा या तृतीय पीढ़ी की भाषा से उपयोग करने में अधिक और सरल हुई। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा तो सरलता बढ़ती जाएगी, भाषाओं में प्रोग्रामिंग कम स्मृति लेती है। चौथी पीढ़ी की भाषाओं में काफी अधिक संख्या में विकल्प उपलब्ध रहते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इन जावा स्टूडियो, इसके दो, ये दो जो है इसके उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इन जावा स्टूडियो, ठीक है। ये जो है एक ही उदाहरण दिख रहा है मुझे, तो ये चलिए ठीक है, ये इसका उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, चीजें आपको याद रखनी है, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगला कंपाइलर पे, याद हो गई आपको चीजें, ठीक है। कंप्यूटर जनरेशन अलग से याद रखना है आपको, और भाषा, कंप्यूटर की भाषा वाली जो पीढ़ी है उसको अलग से याद रखना है आपको, ठीक है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, और बढ़ते हैं किस पर, कंपाइलर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे कंपाइलर क्या है, कंपाइलर को समझ लीजिए क्या है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देता है। इसके दो प्रकार है, यहाँ पर आप ये दोनों प्रकार पढ़ लेना, सिर्फ कंपाइलर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या करता है ये, अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि ये क्या करता है, आपकी जो भाषा है उसको क्या करता है, बदल देता है, बस, ठीक है ना, वही है ये कंपाइलर एक तरीके से, ठीक है। दो तरीके का, चलो बता ही देती हूँ, एक होता है सोर्स टू सोर्स कंपाइलर, एक होता है आपका स्टैंडर्ड कंपाइलर। सोर्स टू सोर्स मतलब कि इसमें जो है क्या होता है, कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा का दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में जो है अनुवाद करता है, बस वो सोर्स टू सोर्स हो गया। और जो स्टैंडर्ड कंपाइलर है आपका, वो क्या करता है, एक उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में जो है कंपाइल अनुवाद कर देता है। दोनों को याद रखना है आपको, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। अब क्या है ये आपका इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर को याद रखना है, इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की भांति काम करता है। इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। कंपाइलर के दो चीजें हमने पढ़ी, एक तो सोर्स टू सोर्स और एक स्टैंडर्ड। सोर्स टू सोर्स क्या करेगा, सेम वाली को करेगा ना, उच्च स्तर को उच्च स्तर में ही अनुवाद कर सकता है, उच्च स्तर को निम्न स्तर में नहीं कर सकता, निम्न स्तर को उच्च स्तर में नहीं कर सकता, लेकिन स्टैंडर्ड कंपाइलर ऐसा कर सकता है। अब आते हैं इंटरप्रेटर पर। इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की भांति कार्य करता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम कि एक एक लाइन को जो है, एक एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। प्रोग्राम लिखने से पहले इंटरप्रेटर को मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। अब देखो हाउ कंपाइलर वर्क और हाउ इंटरप्रेटर वर्क, इस पिक्चर को देख के समझ लेना। सोर्स कोड दिया जाता है, प्रोसेसिंग होती है, कंपाइलर किया जाता है, और प्रोसेसिंग में मशीन कोड दिया जाता है, और फिर उसका आउटपुट निकल आता है। यहाँ पर सोर्स कोड होता है, प्रोसेसिंग होती है, कंपाइल किया जाता है, और फिर उसका आउटपुट। यहाँ पर मशीन वाली देखो, ये वाला स्टेप मिस हो गया है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं कंप्यूटर की मेमोरी पर। मेमोरी पर सीधा चलते हैं, मेमोरी हायरार्की पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी जो क्या बना लीजिए स्टार, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं, ठीक है। यहाँ से पूछा जाता है आपसे, याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है आपसे ये, ओके। चलिए तो देखते हैं इसको क्या है इसके अंतर्गत। सबसे पहले क्या हुआ आपका, यानी कि मेमोरी हायरार्की है, किस तरीके से चला और किस तरीके से बढ़ा। तो सबसे पहले जो है, सबसे छोटे जो होते हैं वो होते हैं क्या, बाइट्स में रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, ये डाउन में बता रही हूं मैं अभी, ये है वैसे इस तरीके से ऊपर में जाएंगे, ठीक है ना। तो यूएसबी, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे बढ़ता गया तो साइज जो है इसका कम होता गया, और जो है क्या होता गया, एडवांस होते गए, ठीक है ना। सबसे छोटा साइज जो है रजिस्टर्स का ये होता है, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है, ये वाला जो है इसका ये है, ठीक है। कॉस्ट में बढ़ते गए और ये बढ़ता गया। देखो इसको भी समझ लो एक बार, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को यहां से देख लेना। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल कौन सी होती है और वॉलेटाइल कौन सी होती है, पूछा जाता है। स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है, नॉन वॉलेटाइल, और अस्थायी मेमोरी को वॉलेटाइल कहा जाता है। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल याद रखना है आपको, नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। स्थायी में कौन कौन सी आती है आपकी, यानी कि प्राइमरी के अंतर्गत दो हो गई आपकी, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। प्राइमरी में मेन मेमोरी जो होती है आपकी, उसमें रोम, पी रोम, रोम के और तीन वो है, प्रकार है तीन ये, ठीक है। पी रोम, ईपी रोम, ई पी रोम, ठीक है ना। यानी कि पी रोम प्रोग्राम रोम, ईपी यानी कि इरेजर प्रोग्राम रोम, रोम, और ईईपी इलेक्ट्रॉनिक इरेजर है शायद, ये थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर फिलहाल ये दो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है वॉलेटाइल, यानी कि वॉलेटाइल में कौन सी आती है आपकी, रैम आती है, ठीक है ना। इसमें दो मेमोरीज हो जाती है आपकी रैम के अंतर्गत, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक, इसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सेकेंडरी में तो आप यहाँ पर ये देख ही लेना, सेकेंडरी में ये सब है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ये सब। प्राइमरी मेमोरी आप इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सेकेंडरी मेमोरी जो है एक्सिलरी मेमोरी की, यानी कि सहायक के तौर पर यूज की जाती है। मेन मेमोरी तो प्राइमरी होती है, जिसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। ये देखिए, तो सबसे पहले जो है ये बहुत जो है बड़े भी हुआ करते थे, ठीक है। साइज में भी, एक्सेस टाइम बहुत लेना, इंक्रीज। अब ये क्या होता गया धीरे धीरे, देखो यहाँ पर से साइज इनका ये जो है ना कैश, देखो यहाँ पे लिखा है कॉस्ट,
स्पीड स्मॉल होते गए साइज में और फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते गए, ठीक है। ये जो है इस तरीके से बढ़ रहा है, कॉस्ट जो है बढ़ती गई और साइज जो है वो छोटा होता गया, साइज छोटा हो गया, एक्सेस टाइम लेने लगे कम, इंक्रीज हुआ, है ना, एक्सेस टाइम इंक्रीज हुआ, स्लो मोर स्टोरेज। तो इससे आप समझ लेना, ठीक है। रजिस्टर्स जो है वो सबसे ज्यादा एडवांस है, इनकी वो आती है सीक्वेंस लगाने को आता है क्रम। तो सबसे पहले अगर देखें जो बड़े हैं, ठीक है ना, जो ज्यादा साइज में ही बड़े थे, स्लो थे और जिनकी कॉस्ट भी जो है कम हुआ करती थी, वो कौन सी थी, मैग्नेटिक टेप। फिर धीरे 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 बढ़ता गया, ठीक है। ये तो अगर हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले मैग्नेटिक टेप आएगी और फिर उसके बाद ये यूएसबी, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी और फिर आएगा आपका रजिस्टर। तो सबसे ज्यादा कॉस्ट वाले, सबसे कम साइज वाले, सबसे छोटे, तो वो कौन से होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली, इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे हम यहाँ पर मेमोरी जो है मेजर की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भाई आता है, ठीक है। 1 बाइट में कितने बाइनरीज होते हैं, ठीक है। 1 बाइट जो है वो बाइनरी डिजिट बोल रहे हैं उसको, ठीक है, बाइनरी डिजिट, अभी हमने पढ़ा ना बाइनरी के बारे में। तो 8 बिट्स में, सॉरी 1 बिट बाइनरी डिजिट होती है, ठीक है। 8 बिट्स में कितने क्या होता है, 8 बिट्स में 1 बाइट्स होते हैं, ठीक है। 1 बिट्स में 1 बाइट होता है, यानी कि 8 बिट मिलाकर कितने बनते हैं, 1 बाइट बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया, 8 बिट्स मिलाकर 1 बाइट, यानी कि कोई ऐसा समझ लो कि छोटे छोटे कुछ बिट्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्या वही चल नहीं रहा भाई, अच्छा ब्लैक पे दिख नहीं रहा, ठीक है। छोटे छोटे ये बिट्स है यहाँ पर, इस तरीके से इनको मिलाकर जो है 8 बिट्स को मिलाकर 1 बाइट बना, ठीक है। इस तरीके से 1 बाइट से, यानी कि 1 बाइट 1024 बाइट से कितना बना, 1 KB, केबी यानी कि किलो बाइट्स बना। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। 1024 केबी से यानी किलो बाइट से क्या बना, 1024 से 24 किलो बाइट से 1 MB बना। MB आप लोग यूज करते हैं ना, 1 MB देख लो कितनी ज्यादा होती है और 1 MB हम लोग फटाफट से इसको यूज कर लेते हैं। आजकल तो डेटा आता है 1.5 GB 1 GB ऐसे एक दिन के लिए पर डे के हिसाब से, और वो तुरंत ही खत्म भी हो जाता है ना। तो ये है, तो वही है ये चीज, ठीक है। 1024 MB में हमें क्या मिल जाते हैं, 1024 MB किसके बराबर है, 1 GB के बराबर है, गीगाबाइट। नाम पूरा याद रखना है आपको, सीक्वेंस भी याद रखना है, बिट्स, बाइट, ठीक है। बाइट्स के बाद आते हैं आपके किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रेंटोबाइट और जियोबाइट, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस है, आपको याद रख लेना है सीक्वेंस किसी भी हाल में, ठीक है। ये पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 1024 GB में क्या होता है, 1 TB हो जाती है, ठीक है। टीबी आपको पता है ना, टीबी मतलब कि टेराबाइट, जो कि अक्सर हम लैपटॉप्स और कंप्यूटर में यूज करते हैं एक्स्ट्रा जो है उसका बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हो गया 1000 टेराबाइट में क्या होता है, 1000 टेराबाइट किसके बराबर है, 1 PB के, पीबी यानी कि पेटाबाइट्स। 1024 पेटाबाइट बराबर है 1000 EB यानी कि एक्साबाइट, ठीक है। 1024 एक्साबाइट में होते हैं 1 ZB यानी कि जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट में होते हैं 1024 जेटाबाइट 1 योटाबाइट के बराबर है। 1024 योटाबाइट बराबर है 1 ब्रोंटाबाइट के बराबर है। 1024 ब्रोंटाबाइट्स जो है वो किसके बराबर है, आपके 1 जियोबाइट्स के। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा हुआ, तो आपका ये जियोबाइट हुआ, है ना। जियोबाइट सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो गया, और सबसे ज्यादा लोवेस्ट कहेंगे तो बिट सबसे लोवेस्ट हुआ, सबसे कम है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे छोटा हुआ 1 बिट और सबसे बड़ा हुआ जियोबाइट, ठीक है। और अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे बड़ा हुआ जियोबाइट और सबसे छोटा हुआ 1 बिट। आई होप क्लियर होगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है गाइस, तो इसलिए इसको सीक्वेंस भी याद रखना है इसका, और कितने ये बनते जाते हैं। अब मैं मान लो यहाँ पर दे दूं आपको कि 1024 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 क्या बनाएगा मिलकर, तो क्या बना देगा भाई, तो 2 KB बनाएगा, ठीक है ना। 2 KB यानी किलोबाइट्स बनाएंगे, ठीक है। याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपका ये वाला। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होंगी। जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उनको बोल दूं भाई एक बार, ठीक है। यहाँ टाइम तो हो रहा है, फटाफट से, अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए गाइस। और क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना चीजें। चलिए अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसको आई होप आप खुद पढ़ लेंगे। हार्डवेयर क्या है, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि माउस हो गया आपका, जो चीजें हम देख सकते हैं ना, वो होती है कंप्यूटर में हार्डवेयर चीजें। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर आपका होता है जो चीजों को हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, वो चीजें जैसे कि एप्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती है, सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। तो इसे आप खुद पढ़ेंगे।
ठीक है, खुद देख लेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, ज्यादा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं समझाऊं आपको। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम देख लेते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम जो है एक बार देख लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या है। तो इसमें तीन आते हैं आपके, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तीन है आपके क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिससे कि पूरा सिस्टम जो है वर्क करता है प्रॉपर वे में। इनको जरा हम जो है देख लेते हैं सॉरी। चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है क्या है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर चलाना है, ठीक है, सिर्फ वो काम करना है। इसी तीनों के आधार पर जो है पूरा कंप्यूटर आपका या लैपटॉप जो है वर्क करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपका जो है कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक लैंग्वेज, ठीक है, दोनों को याद रख लेना भाई, एक ऑपरेटिंग और एक लैंग्वेज। आगे आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना है, जो सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसे जो है विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिजाइन किया गया है, जैसे सिस्टम प्रोफाइलर्स, ठीक है, वायरस स्कैनर्स, है ना, एंटीवायरसेस, इन चीजों के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसका यूटिलाइज किया जाए वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम को चलाने के लिए। अब आते हैं एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन को तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन आप समझते हैं, एप्स जो होते हैं हमारे, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका पुटन हमारे वास्तविक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अब ये सब जो पीपीटी मैंने कहा बनाई, पावर पॉइंट पे बनाई, तो वो एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो वो चीजें जो हमारे काम को सफलता देता है, काम को पूरा करता है ना, वास्तविक काम के लिए जिसके लिए कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसके लिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप तीनों क्लियर होंगे, ठीक है। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट है, समझ नहीं आ रहा है, दिमाग जो है हमारा क्या हो गया भैया, ये तो ऊपर से जा रहा है सब, तो एक बार क्लास जरूर देखिएगा गाइस। ये जो है रिवीजन क्लास है, मैं फिर से बता दूं, जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि हम जो है ये रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको आराम से थोड़ा देखना है तो ये हम पॉकेट कोर्स के थ्रू, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे पॉकेट कोर्स में, ठीक है ना, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको ये 3 दिन के अंतर्गत हमने कवर किया था, वहां पर आप देख सकते हैं इसको आराम से देखने वाले, जिनका टारगेट जो है वो दिसंबर वाला है। और फिर हम अभी दोबारा भी करेंगे, हम आफ्टर एग्जाम हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए जिनका टारगेट अभी, जिनका अभी एग्जाम है रिसेंट में 30 सितंबर या फिर आने वाले दिनों में, उनके लिए, इसलिए क्विक रिवीजन के जैसा हम कर रहे हैं, जिससे आप रिवीजन लगाकर क्या लगा सके, प्रैक्टिस सेट लगा सके, ठीक है। अब आते हैं मॉनिटर्स पर कि मॉनिटर क्या होते हैं भाई, मॉनिटर कैसा होता है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट और मॉनिटर, या फिर इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है और मॉनिटर वीडीयू, ठीक है, वीडीयू। मॉनिटर्स क्या है, टाइप ऑफ मॉनिटर देख लो। तो टाइप ऑफ मॉनिटर है, पहले आते थे एलसीडी, सीआरटी, और ये आ गए आपके एलईडी। ये टाइप यहाँ पर है, और इसके साथ साथ आप इसे पिक्चर के लिए देख सकते हैं। अभी नया समझते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर। सीआरटी क्या है, कैथोड रे ट्यूब्स, याद रखना है इसकी जो फुल फॉर्म है ना, याद रखना है, इस पे मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी, बस फुल फॉर्म याद रख लो अभी के लिए कि सीआरटी की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब्स, ठीक है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, इस तरीके के आया करते थे, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीआरटीज, 4 तरीके के सीआरटीज आया करते थे। कौन कौन सा, मोनोक्रोम सीआरटी जो कि ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, डायरेक्ट व्यू, ये दो जो है आपके कैसे हुआ करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, मोनोक्रोम्स और डायरेक्ट व्यू, ठीक है। फिर उसके बाद मोस्ट पॉपुलर जो बाद में आए वो हुआ आपके कौन से, कलर सीआरटी और कंपोजाइट सीआरटी, दोनों को याद रखना है, ठीक है। अब फ्लैट पैनल में अगर देखेंगे तो फ्लैट पैनल में आपके दो तरीके के आते हैं, इमेसिव और नॉन इमेसिव, ठीक है। इमेसिव कैसा होता था, जो कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी, जो क्या करता था, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता था। इसको थोड़ा सा और मैं बताऊंगी, एक सेकेंड दीजिए, 1 मिनट, मैं भी थोड़ा सांस ले लूं इस बहाने। ठीक है, तो ठीक है, वो एमिसिव में वो आते हैं जो कन्वर्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में, ठीक है, वो एमिसिव में आते हैं। फ्लैट पैनल जो हम आज यूज करते हैं वो फ्लैट पैनल डिस्प्लेस होते हैं, आपको पता है ना, हमारे घर में भी एलसीडी लगा होते हैं आजकल ज्यादा, तो फ्लैट पैनल होते हैं। तो दो तरीके के होते हैं भी, एमिसिव और नॉन एमिसिव, ठीक है। एमिसिव कौन से होते हैं, जो कन्वर्ट करना यानी कि बदलना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है लाइट एनर्जी में बदल देते हैं। और नॉन एमिसिव वो होते हैं जो सनलाइट एनर्जी को क्या करते हैं, लाइट एनर्जी में बदलते हैं। और सनलाइट वाले में यानी कि नॉन एमिसिव में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, तो नॉन एमिसिव में आते हैं आपके
ये फ्लैट पैनल वाले, और आपके जो इमेसिव में आते हैं वो आते हैं आपके एलईडी, ये वाले जो हमने यहाँ पर देखे ना अभी, ये एलईडी आपका आ गया, एलसीडी आ गया, है ना, ईएलडी आ गया, ये सब आते हैं आपके किसके अंतर्गत, ये सब आते हैं आपके इमेसिव के अंतर्गत, ठीक है, इमेसिव में जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से बन रहे हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट अभी देखती हूँ मैं कितना और बचा है आपका, जो मेन मेन चीजें वो मैं बताऊंगी आपको। इंटरनेट तो इम्पोर्टेंट है, ये तो करना ही पड़ेगा, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउजर, जो छोटी चीजें वो मैं आपको अभी करा देती हूँ, 5 मिनट और क्लास को रखेंगे, 5 मिनट और चलाएंगे इसे, उसके बाद आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए बहुत कुछ है। तो कंप्यूटर को आप ऐसा मत समझिए छोटू सा है और कर लेंगे भैया हो जाएगा जी, तो ऐसा मत समझना भाई, लंबा चौड़ा है ये आराम से, ठीक है। ईमेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आईपी एड्रेस और स्टैटिक, ठीक है, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजीज, टोपोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। एंड फायरवॉल्स इज द इम्पॉर्टेंट चीजें सारी इंपॉर्टेंट है, वी कांट लीव एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे फुल फॉर्म्स करा के वीडियो को एंड करूंगी, ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। चलिए फुल फॉर्म्स देख लेते हैं, यहाँ पर फुल फॉर्म्स है कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए आईसीटी का मेन जो है फंडा यही है कि वो फुल फॉर्म दे देता है, ठीक है। IANA इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ये खुद देख सकते हैं वैसे आप, ठीक है ना, ये जो आप खुद देख लेना जितनी भी है, क्योंकि आपको ये याद ही करनी है, तो फुल फॉर्म्स आप देख लीजिएगा। और इसकी जो क्या बोलते हैं, इसका जो क्या बोलते आपका, इसकी पीपीटी जो है, इसका जो पीडीएफ है, इसकी ये जो नोट्स है जिससे हम पढ़ रहे हैं, वो कहाँ मिलेंगे आपको, तो वो मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम क्या है आप सभी जानते हैं, लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। उस पर जो है आपको इसके जो है क्या मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, और बहुत जल्दी आपको इस क्लास के बाद जो है एक और रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें हम इसका पार्ट 2 कवर कर लेंगे। एक साथ में बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, और एक साथ में समझना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, और दिमाग जो है हमारा पजल हो जाता है ना। तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं फिलहाल के लिए, थैंक यू। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट के थ्रू बताइए अगर अच्छा लग रहा है तो। चलिए मिलते हैं थोड़ी सी और देर में फिर से हम एक और क्लास के साथ, चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।